बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का जो मल्टीपल चॉइस का पेपर है वो हम कर रहे हैं। और अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेक्चर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 11 ये कहता है कि कैट कैलकुलेटेड है ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एट $28,400 कि कैट ने कैलकुलेट किया अपना ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो $28,400 बनता है। शी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, उसको बाद में ये एरर्स जो है, गलतियाँ जो हुई हैं उसको पता चला। नंबर फर्स्ट ये है कि रेंट प्रीपेड बाय कैट वाज अंडर स्टेटेड बाय $1,000 कि रेंट जो है प्रीपेड था वो अंडर स्टेटेड हो गया। देखिए ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेंट प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड वो जिसका एसेट है, करंट एसेट है, जिसका बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको विद इन अ ईयर, नेक्स्ट ईयर मिलेगा या फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलना है। इसके अंडर स्टेटेड होने का मकसद ये है कि इसका और एक्सपेंस, इसको अंडर स्टेटेड अगर आप कर रहे हैं तो इसका मकसद है एक्सपेंस जो है उसको आपने ओवर स्टेटेड कर दिया। और एक्सपेंस ओवर स्टेटेड करने का मकसद आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिट जो है आपका वो क्या हुआ, वो भी अंडर स्टेटेड हो गया। तो अगर एसेट प्रीपेड आपने अंडर स्टेटेड किया तो इसका मकसद है एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो गया कि फिर एक्सपेंस में रिकॉर्डिंग है ना सारी की सारी, कि आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दी, हालांकि प्रीपेड था उसका कुछ पार्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आई गिव यू एन एग्जांपल कि रेंट है, मिसाल के तौर पे आपका अकाउंटिंग ईयर जो है वो दिसंबर 31 को क्लोज़ होता है। आपने कोई 5 मंथ्स का रेंट जो है वो ऑलरेडी पे किया हुआ है, और पे किया है आपने नवंबर की 1 को। तो ये 5 मंथ्स का रेंट जो है $1,000 जो है वो आपने पे कर दिया। तो इसका मकसद है पर मंथ जो जब पे किया तो आपने एंट्री पास कर दी कि रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया इस $1,000 से। लेकिन ये 5 मंथ्स का रेंट है। तो जब नवंबर दिसंबर का मकसद है, दिसंबर को जब आप अपना स्टेटमेंट बना रहे थे तो ये 3 महीने का जो रेंट है जो $600 बनता है, ये तो प्रीपेड था। आपने प्रीपेड में रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए आप, और एक्सपेंस में लिखा हुआ है ₹1,000 आपके। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये 600 जो डॉलर हैं ये प्रीपेड नहीं है। इसका मतलब एक्सपेंस में ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। और ये प्रीपेड जो है अंडर स्टेटेड आपने कर दिया कि ये अंडर स्टेटेड है, रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग कम हुई हुई है। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह जो कैट है इसके पास भी कोई प्रीपेड था और वो अंडर स्टेटेड हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका मकसद है कि एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो गया है और प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेटेड हो गया आपका। तो ये आप जहन में रखिएगा। अगला कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड बाय $1,500 कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है $1,500 से अंडर स्टेटेड हो गई। ये होती क्या है, देखिए, एक होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स फॉर एग्जांपल 5,000 है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स क्या होती है, आपको पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, कि जो माल शुरू में आपके पास पड़ा हुआ था उसमें परचेजेस जो आपने ख़रीदी वो जब आपने जमा करी तो बन गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। इसमें से जो माल बिकने से रह जाता है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जिसको एंडिंग इन्वेंट्री है, वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3,000 है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आप ये समझें कि मिस्टेक हो गई कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स तो 5,000 ही था, लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बजाय 3,000 रिकॉर्ड करने के आपने 2,000 रिकॉर्ड कर दी, यानी कम रिकॉर्ड कर दी। तो देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं क्या हुई, बढ़ गई। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो इसका मकसद है प्रॉफिट आपका क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो हैव यू गॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 3,000 से मैंने लिखा 2,000 और कॉस्ट आपने देखा बढ़ गई, तो इसका मकसद है इन्वर्स रिलेशनशिप है इसका। इन्वर्स रिलेशनशिप का मकसद आप समझते हैं कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो इसका मकसद कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ओवर स्टेटेड हो गई। और अगर कॉस्ट ओवर स्टेटेड हो गई, बढ़ गई, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया
और प्रॉफिट, अब आप क्या पूछता क्या है, कहता है व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताएं करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था। तो ये 28,400 जो आपको नज़र आ रहा है ये अमाउंट, इसमें ये दोनों क्या करें, अभी हम समझ कर आ रहे हैं कि इसका मतलब है प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया है। जब हम सही करेंगे तो ये जो 1000 है इसको भी प्लस कर देंगे और ये 1500 जो है इसको भी प्लस कर देंगे। तो प्लस करके मेरे पास जो आ रहा है वो 30,900 आता है। आप भी प्लस कर लें अपने पास, तो ये 30,900 जो आप देख रहे हैं ये आपकी करेक्ट चॉइस है। तो ये 28,400 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दें। 28,400 में एक अमाउंट ये 1000 प्लस हो जाएगा और एक 1500, इनको प्लस कर दें तो यू गेट $30,900। और $30,900 का मकसद है कि जो करेक्ट प्रॉफिट है, अगर हम 11 की बात करें तो 11 आपके पास जो है वो डी चॉइस आपकी हो गई। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अगर ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, अंडर स्टेटेड की पोजीशन क्या होती है और अगर प्रीपेड अंडर स्टेटेड हो जाए तो एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो जाता है, एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो जाए तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो जाता है। जब उसे सही करते हैं तो फिर प्लस कर लेते हैं इस गलती का जो अमाउंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेटेड हो गई तो हमने देखा कि कॉस्ट ओवर स्टेटेड होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप है इसका, और कॉस्ट ओवर स्टेटेड होगी तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो जाएगा, तो इसको भी हमने प्लस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ $2,940। द फॉलोइंग आइटम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कि ये आइटम कैश बुक के अंदर एंटर्ड नहीं हुए। कौन कौन से आइटम्स थे? ये बैंक स्टेटमेंट आया तो एक आइटम ये था कि बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट आपको दिया है, वो बैंक में जमा हो गया आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन आपको उसका पता नहीं है, तो कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मकसद है कि किसी कस्टमर ने डायरेक्ट ये पैसा आपके अकाउंट के अंदर जमा करा दिया, लेकिन इसका भी आपको नहीं पता, तो बैंक में दो अमाउंट जमा हो गए, लेकिन आपको इसका इल्म नहीं है। जब आप अपनी कैश बुक बनाएंगे तो आप भी इन दोनों अमाउंट को अपने पास प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट आपका अकाउंट बढ़ रहा है बैंक के अंदर, ये भी प्लस हो जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र किसी कस्टमर से आया, ये भी आप अपने पास प्लस कर लेंगे। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर इट वाज अपडेटेड, कि अपडेट होने से पहले, अपडेट कब होगी? जब इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेंगे। कहता है उससे पहले बताएं बैलेंस क्या था। ये 4 बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसका आसान तरीका ये है कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है इसमें ये दोनों चीज़ें प्लस हुई हुई हैं, ये दोनों अमाउंट प्लस हैं, हमारे अकाउंट में प्लस हुए हैं। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, 2,940 में से $70 को माइनस कर दें और 280, इसको माइनस इसलिए करें कि बैंक में ये जमा हुए हैं लेकिन हमारे पास जमा नहीं है। तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 2,940 में से माइनस कर दें 70 और माइनस कर दें 280, तो यू गेट 2590। ये जो 2590 है देख रहे हैं आप, ए के अंदर नज़र आ रहा है, तो 12 जो है इसकी ए चॉइस जो है वो करेक्ट है। और उसकी लॉजिक क्या है? आपने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में ये फिगर जमा है, हमारे पास प्लस नहीं हुई हुई है, तो हमने इसलिए प्लस कर लिया। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो पेपर 2 मैंने कराया है, कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे जो मैंने सॉल्व कराए हैं। उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन वाले हेडिंग लगी हुई है बाकायदा, थंबनेल के ऊपर आप जाकर देखें, और उनको अगर आप हल कर लेंगे तो ये ऑलरेडी आई हैव बीन रिपीटिंग मैनी टाइम्स, क्योंकि पास्ट पेपर में स्पेशली पेपर 2 में तो बैंक रिकन्सिलिएशन का पूरा पेपर बनता है और वो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप जाकर देखेंगे तो ये आपके कंसेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का पर्पस क्या होता है? देखिए, कंट्रोल अकाउंट क्या होता है पहले तो ये समझ लें। सेल्स लेजर अकाउंट क्या है इसको भी समझ लें। सेल्स लेजर अकाउंट का मकसद है किसी कस्टमर का जो इंडिविजुअल आप लेजर अपने पास बना रहे हैं उससे हम सेल्स लेजर अकाउंट कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि जितने आपके कस्टमर्स हैं उनका मिला के सब एक जगह जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे जल रही है आप इसको देखें और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अपने जहन में लेकर आएँ। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के मिलियंस कस्टमर्स होते हैं, उन सब के इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे होते हैं कंपनी में। आपका बिल अगर आपके घर पे आ रहा है तो इसका मकसद है आपका अकाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो मेंटेन कर रही है अपने पास। अब वो क्या करते हैं, अगर ये जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाने जाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल
अगर वो ये सब कस्टमर का लिख दें तो आप सोचें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कितना ख़राब हाल होगा कि मिलियंस लाइनें डल रही होंगी। तो ऐसा नहीं होता, इन सब को मिला के एक एक अकाउंट के अंदर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि या तो कोई एरर्स हो रहे हैं तो पता चल जाए, और फ्रॉड का मकसद क्या होता है, फ्रॉड भी हो सकता है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इतने कस्टमर्स के अकाउंट को कौन चेक करेगा जाके, तो कंट्रोल अकाउंट हमें हेल्प करता है कि कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है वो इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के तमाम कस्टमर्स का को अगर हम टोटल करें तो उससे टाईबैक होना चाहिए, मिल जाना चाहिए आपस में। और ये दो डिफरेंट किस्म के जो लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। अब तो जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से बड़ा आसान हो गया है कि एक जर्नल लेजर की कनेक्टिविटी होती है, इसके साथ जब हम रन चलाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ये वहाँ से सारे बैलेंसेस उसके कंट्रोल अकाउंट में आते हैं। और वहाँ भी फिर ये बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर ये टाईबैक नहीं हो रहा होता है तो फिर इंडिविजुअल स्क्रूटनी करते हैं जाके क्या होता है, तो फ्रॉड भी समटाइम्स निकलते हैं जाके कि लोग जो बैठे होते हैं वो पैसा तो रिसीव कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते हैं, यार इधर रिकॉर्डिंग कर दी वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो ये फ्रॉड को भी पकड़ने में बड़ा हेल्पफुल होता है, कंट्रोल का एक बहुत बड़ा टूल है ये। तो कहते हैं पर्पस क्या होता है, तो टू आइडेंटिफाई इररिकवरेबल डेट्स। इररिकवरेबल डेट्स माने कि जो पैसा नहीं मिलेगा वो तो इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर से भी हमें पता चल जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टू मेक फ्रॉड मोर डिफ़िकल्ट, यस दिस इज़ करेक्ट कि फ्रॉड जो है उसको डिफ़िकल्ट बनाता है ये, और एक कंट्रोल का टूल है। टू प्रोवाइड द टोटल और टू ट्रेड पेएबल, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ट्रेड पेएबल का ताल्लुक नहीं है, वो ट्रेड रिसीवेबल की बात करता है। टू शो द टोटल ऑफ कैश एंड कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स का ताल्लुक सेल्स लेजर से होता है, कैश होता ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो 13 है उसकी आपने देखा कि चॉइस बी जो है वो आपके पास सही हो गई। अब हम आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जॉर्ज इस प्रिपेयरिंग हिज परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट वो बनाता है, विच इंफॉर्मेशन वुड ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज जर्नल कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो अपने जर्नल से उठा के परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर लेकर जाएगा। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको जैसे मैं बता के आ रहा हूँ कि इंडिविजुअल जो हमारे जो सप्लायर्स हैं उनके जो लेजर बनते हैं जिनसे हम क्रेडिट माल ख़रीदते हैं वो परचेजेस लेजर कहलाता है, और उन सब का मिला के जो लेजर बनाते हैं वो परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। इसके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कुछ आपके कस्टमर्स ऐसे होते हैं, सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनसे आप माल ख़रीद भी रहे होते हैं और उनको माल बेच भी रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी गारमेंट्स की शॉप है और आप उसके अंदर कुछ जो बने बनाए सूट हैं वो कुछ किसी एक सप्लायर से ख़रीदते हैं, तो वो फिर आपकी परचेजेज़ हो गई, उसको आपको पे करना है। लेकिन वही आपका जो सप्लायर है जब आपकी शॉप में आता है तो किसी और सप्लायर से ख़रीदे हुए कपड़े उसको पसंद आते हैं, वो कहता है यार ये मुझे बेच दो, तो वो आप उसको बेच देते हैं, तो वो आपका कस्टमर भी बन जाता है। ये जो कस्टमर बन गया, मिसाल के तौर पे आपको एक कस्टमर से $5000 लेने हैं, लेकिन यही कस्टमर जो है ये आपसे कुछ माल ख़रीदता भी है, इसने 2000 का माल आपसे ख़रीदा, तो अब 2000 आपको पे करने हैं और 5000 रिसीव करने हैं, तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, वो आपको 3000 दे देगा। तो इसकी आप एक कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं जर्नल लेजर के अंदर। आप क्या करते हैं, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल एसेट को अपना क्रेडिट कर देते हैं 2000 से, जैसे ये आपने कर दिया। तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये असल में जर्नल के अंदर होती है, जर्नल लेजर के अंदर होती है, जर्नल में होगी। और जर्नल में जब ये एंट्री होगी और आप कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ से फिर आप ये एंट्री उठाते हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि विच इन्फॉर्मेशन वुड ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज जर्नल, कि जर्नल से कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाएगा, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज विद द सेल्स लेजर। परचेज़ है ना, तो मैंने जैसे कहा कि जिनसे जो सप्लायर हैं हमारे उसको हम माल बेच भी रहे हैं, तो वो जो सेल्स लेजर से जो एंट्रीज़ आ रही होंगी कॉन्ट्रा, वो जर्नल से उठाएगा, जैसे ये एंट्री भी मैंने करके बताई। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का कंसेप्ट आप अपने जहन में रखिएगा। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स ये भी इनकरेक्ट है, रिकवरेबल डेट्स भी इनकरेक्ट है, और रिफ़ंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स ये भी करेक्ट है। जब भी हम कंट्रोल लेजर अकाउंट बना रहे होंगे और तो हमारे पास जर्नल से जो एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा की एंट्री होगी। तो ये आपने 14 जो है उसका आपने देखा कि 14 की ए चॉइस जो है हमारे पास करेक्ट है। 15 में आते हैं, अ ट्रेडर
डेबिटेड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफिस इक्विपमेंट टू द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। के ट्रेडर जो था उसने क्या करा कि ऑफिस इक्विपमेंट को रिपेयर कराया था, तो ये एक्सपेंस था। इसने एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय एसेट ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। तो अब इससे इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि तो एक तो एसेट अकाउंट जो है वो आपका जो हुआ ही नहीं था आपका, वो ओवर स्टेटेड हो गया, और एक एक्सपेंस अकाउंट जो है जो रिकॉर्ड होना था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो अंडर स्टेटेड हो गया। तो एक्सपेंस आपका कम हो गया और एसेट आपका बढ़ गया। कहता क्या है, हाउ डिड दिस एरर अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस एरर का क्या इफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर पे क्या इफेक्ट होगा, नॉन करंट एसेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट आपने देखा कि प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा। ये तो हम पढ़कर आए कि एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया। नॉन करंट एसेट्स थे ही नहीं, रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो वो ओवर स्टेटेड हो गए। तो अपेरेंटली जो चॉइस ए है उसी के अंदर सही बात लिखी हुई है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपका ओवर स्टेटेड है और नॉन करंट एसेट्स भी ओवर स्टेटेड हो गए। बी कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवर स्टेटेड, ये तो सही है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स अंडर स्टेटेड नहीं हुए क्योंकि वो रिकॉर्ड होकर बढ़ गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर अंडर स्टेटेड, ये तो वैसे ही गलत हो गए। तो इसका मकसद है चॉइस ए आपकी करेक्ट हो गई। 15 में 16 आ जाएं। राशिद जो है वो क्या करता है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 दिसंबर को उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कहता है मशीनरी एट कॉस्ट जो है $52,000 की थी, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी का जितना डेप्रिसिएशन उसने निकाला था अब तक का वो 23,000 था, यानी 52,000 में से मशीनरी 23,000 की यूज़ हो गई। कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज़ कैलकुलेटेड एट 20% ऑन कॉस्ट, के 20% ऑन कॉस्ट के ऊपर ये कैलकुलेट करता है डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है कि जितने नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक आपको मिलेगा, वो जब अपनी वैल्यू कम करते हैं तो जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन के फार्मूले होते हैं डिफरेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। ये 20% ऑन कॉस्ट पे कैलकुलेट करता है। आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज प्रिपेयर्ड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के बाद इट वाज फाउंड, ये पता चला दैट द मशीनरी रिपेयर्स कॉस्टिंग $2,000 हैड बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, कि मशीनरी रिपेयर असल में हमने कराई थी, ये एक्सपेंस था, वो गलती से आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आपका एसेट जो है वो क्या हुआ, वो गलती से $2,000 से डेबिट हो गया। कहता है व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस ऑन द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट, के मशीनरी अकाउंट का जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है उसका करेक्ट बैलेंस बताएं क्या है। तो ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करते हैं वो जब जमा होता चला जाता है, जैसे हम एक्यूमुलेटेड भी कहते हैं, तो एक्यूमुलेट होता चला जाता है तो उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कॉस्ट 20% थी, ये 2000 कॉस्ट में गलती से रिकॉर्ड हो गया और इसका 20% डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो ये $400 आता है। ये $400 गलती से क्या हुआ है कि इसके अंदर जमा हो गया है, तो ये 23,000 के अंदर $400 जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं थी, एक्सपेंस था। तो आप $23,000 में से ये 400 को माइनस कर दें, तो $22,600 एक्चुअली आपका होना चाहिए था। और ये $22,600 जो है वो देखें लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो 16 जो है उसकी जो चॉइस बी है वो आपके पास सही है। और वो क्यों सही है वो मैंने आपको बताया करके कि रिपेयर एक्सपेंस क्योंकि कॉस्ट में चला गया था $2,000 का, तो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मिस्टेक सिर्फ $2,000 की है, वो कॉस्ट में गलती से चला गया तो उस पर 2000 का जो भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दें आप, तो आपको सही अमाउंट पता चल जाएगी। 17 कहता है मशीन विच कॉस्ट $32,000 वॉज सोल्ड फॉर $14,000, के $32,000 की एक मशीन थी, वो $14,000 में आपने बेच दी। द टोटल डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वॉज $15,000, के डेप्रिसिएशन जो टोटल डेप्रिसिएशन था डिस्पोजल की डेट पर वो $15,000 का था। व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये बताएं प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्पोजल के ऊपर कितना हुआ। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट थी उसकी वो कितनी थी, वो $32,000 थी। इसमें से लेस कर दें टोटल डेप्रिसिएशन, वो कितना है, वो 15,000 है आपका। तो जब कॉस्ट में से
जितनी कॉस्ट थी उसमें से इतना तो देखें आपने इस्तेमाल कर लिया ना उसको। तो 32,000 में से 15,000 अगर आप माइनस करते हैं तो 17,000 आता है, ये इसकी बुक वैल्यू है। आपके पास इतनी थी, लेस करते हैं इसमें से डिस्पोजल, आपने बेचा कितने में इसको? तो बेचा जो है आपने वो इसको बेचा है 14,000 में, देख रहे हैं ये 14,000। तो ये $3,000 जो है ये आपको 17,000 17,000 की जो चीज़ें हैं, चीज़ है, मशीन है, वो आपने 14,000 में बेची, तो आपको लॉस ऑन डिस्पोजल $3,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। और आपको नज़र भी आ रहा है बी पार्ट के अंदर $3,000 लॉस। तो 17 जो है उसको हमने देखा कि उसका बी पार्ट, और हमने कैलकुलेट भी करा कि बी पार्ट उसका सही है। लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर है कि बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपने डिस्पोजल अमाउंट से, तो फिर आप ये कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये आपने ये वाला पार्ट कर लिया। 18 के अंदर आते हैं। 18 के अंदर कहता है कि बीना maintains a provision for doubtful debts of 3% of the trade receivable at the end of each financial year, कि हर फाइनेंशियल ईयर पर वो 3% डाउटफुल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करती है। ये होता क्या है? इसका मकसद ये होता है कि ट्रेड रिसीवेबल जो आपने माल उधार बेचा है, एक्सपेक्टेड है कि 3% जो है वो बीना को एक्सपेक्टेड है कि शायद ये पैसा उन कस्टमर से ना मिले। तो हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। कहती है कि ऑन 1 सितंबर 2019 द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज $900। ऑलरेडी जो इसकी किताबों में रिकॉर्ड था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो एक्सपेक्टेड था कि ये कस्टमर से नहीं मिलेगा, वो $900 ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर पड़ा हुआ है इसके पास। On 31st August 2020, the trade receivable amounted to $42,800। कि वो जो ट्रेड रिसीवेबल इसकी किताबों में था वो $42,800 था। यानी ये अमाउंट वो था जो कस्टमर से रिसीव करना था। और इसका वो ये कहती है कि 3% एक्सपेक्टेड है कि वो नहीं मिलेगा। तो $42,800 का सबसे पहले तो आप 3% निकाल लें। ये आया 1284। ये जो 1284 आया, ये अमाउंट है एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है आपको जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप लेकर जाएंगे। हमेशा याद रखें जो भी ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट हो उसका स्ट्रेट परसेंटेज निकाल कर जो अमाउंट आती है एक्चुअली वही रिक्वायर्ड होती है आपको जो चाहिए। लेकिन ऑलरेडी आप देखें आपके पास $900 तो पहले ही किताबों के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इसमें से माइनस कर दें 900, 1284 माइनस 900, तो ये 384। ये अमाउंट है एक्चुअली जिसकी एंट्री इस दफ़ा पास होगी। एंट्री क्या पास होगी? इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो देखें ये एंट्री नंबर ए अगर आप 18 के अंदर देखें तो 18 में ऑलरेडी लिखा हुआ भी है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो ये सही है, आपकी चॉइस है। इनकम 1284 तो गलत है, और ये जो 384 अमाउंट हालांकि सी का सही है, लेकिन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट है, ये भी इनकरेक्ट है। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट है आपका रिक्वायर्ड था ऑलरेडी। अगर लिखा हुआ भी कुछ ना हो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में, तो आप इसे क्रेडिट ही समझिएगा कि ये क्रेडिट अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो इसके ऊपर अगर आप जाकर देखें कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर बाकायदा इर्रिकवरेबल डेट्स के ऊपर 2-3 लेक्चर्स हैं मेरे, अगर वो जाकर देख लें आप। और इसके अलावा मैंने पास्ट पेपर इर्रिकवरेबल डेट्स के बहुत सारे कराए हैं, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो देख लें तो ये तो सिर्फ एक सवाल है, एक छोटा सा उसने पार्ट है जो हमसे पूछा है, इसके पूरे कंसेप्ट्स और ये डिटेल्ड के अंदर भी अगर आएगा तो इंशाल्लाह वो भी आप करने के काबिल होंगे। तो आई वुड इनकरेज यू कि आप वो जाएं, और आई वुड रादर रिकमेंड यू कि आप जाएं और जाकर ज़रूर देखें। तो ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ कर लिया। 19 में आए, निम्रा सेल्स 2 प्रोडक्ट्स। निम्रा जो है 2 प्रोडक्ट्स जो है वो बेचती है, और वो 2 प्रोडक्ट्स जो है क्या बेचती है? जी एंड प्रोडक्ट एच। एक प्रोडक्ट का नाम है जी और दूसरी प्रोडक्ट का नाम है एच। कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट हिज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये पोजीशन थी। प्रोडक्ट जी जो है उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1000 यूनिट्स उसके पड़े हुए हैं। कॉस्ट पर यूनिट $2 की है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट जो है $2.5 की है।
इसी तरीके से एच में यूनिट्स पड़े हुए हैं, $1.5 की कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि उसकी जो कॉस्ट है इसको सेलेबल बनाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो माइनस करके जब आप इसकी वैल्यू लेकर आते हैं कि मार्केट में इसकी अगर हम बेचने जाएं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट के अंदर ये है। तो ये इन्वेंट्री के अंदर एक कंसेप्ट होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लोअर ऑफ, क्योंकि अकाउंटिंग में कंसेप्ट और है प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि अगर लॉस आपको नज़र आ रहा है तो फ्यूचर के अंदर भी है, प्रोबेबल है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करें अपने पास और कंजर्वेटिव होकर जो है रिकॉर्डिंग करें। तो प्रूडेंस कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि इन दोनों में से जो लोअर होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट, या तो कॉस्ट लोअर होगी तो उस पर रिकॉर्डिंग होगी इन्वेंट्री की, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर होगी तो उस पर होगी। तो देखें इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये जो जी है प्रोडक्ट, इसमें तो देखें 2 और 2.5, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कम है। तो इसका मकसद है 1000 यूनिट्स अगर हम लाएँ तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि कॉस्ट कम है तो ये $2000 तो जी का आ गया। और अगर एच की बात करें तो 800 यूनिट्स हैं, ये 1.5 है और नेट रियलाइजेबल 1.2 है। तो फिर लोअर वाली साइड कौन सी है? 1.2। 1.2 को ले लें, 800 ज़रा 1.2, ये बनता है 960। 960 को करते हैं 2960 बनता है आपका। आगे कहता है कि इट वॉज फाउंड दैट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी वर डैमेज एंड वर अनसेलेबल, कि प्रोडक्ट जी जो है उसके 100 यूनिट्स ऐसे हैं जो डैमेज हो गए हैं, अनसेलेबल हैं। तो फिर इसका मकसद है ये तो इनकी कॉस्ट, फिर आपको लॉस हो गया बिज़नेस को। तो 100 यूनिट्स जो हैं इसमें से अगर आप माइनस करें, इसमें से लेस कर दें 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो लोअर कॉस्ट थी वो 2 थी, तो $200 इसमें से लेस कर दें। 296 में से अगर $200 माइनस करें तो 2760 बनता है। ये इन्वेंट्री वैल्यू आपने देखा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करी। 2760 देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कहीं, तो देखें ए चॉइस के अंदर नज़र आ रहा है। तो 19 जो है उसकी ए चॉइस जो है वो आपकी करेक्ट हो गई। और वो कंसेप्चुअली आपने देखा कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्री की जो होगी उस पर रिकॉर्डिंग होगी, आपने कंपेयर करा और कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ली। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डैमेज जो होती है वो नुकसान हो जाता है और वो भी उसकी रिकॉर्डिंग फिर ज़ीरो के ऊपर होगी, तो ये भी लेस कर देते हैं। ये कंसेप्ट थे जो आपने यहाँ पर अप्लाई करे। 20 में कहता है विच इज़ नॉट अ सर्विस बिजनेस, के व्हाट इज़ नॉट अ सर्विस बिजनेस, के कौन सा इसमें से सर्विस बिजनेस नहीं है। सर्विस और बिजनेस क्या होता है? एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसके अंदर आप चीज़ें ख़रीदते हैं और उनको बेच देते हैं। एक ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ना ख़रीदते हैं ना बेचते हैं। एक ये होता है जिसमें आप चीज़ें बनाते हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो हम देखते हैं हेयर ड्रेसर सैलून, हेयर ड्रेसर सैलून जो है, आपने इसे बाल वगैरह कटवाए होंगे जाके, जब आप जाते हैं हेयर ड्रेसर सैलून में, तो उसमें क्या होता है कि वो तो फिर सर्विसेज बिजनेस है, तो हेयर ड्रेसिंग का जो है वो सर्विस बिजनेस में आ गया। अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी ये करते हैं कि आप अपने अकाउंटिंग की सर्विसेज जो आपकी स्किल्स हैं उसे ऑफ़र करते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म हो गई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है इससे रिलेटेड फर्म्स हो गई जो कंसल्टेंसी आपको ऑफ़र करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो ये भी सर्विसेज बिजनेस है। सुपर मार्केट अलबत्ता आप लोग जाते होंगे तो देखा होगा वहाँ चीज़ें रखी हुई होंगी, हम खरीदते हैं बेचते हैं। तो सी चॉइस जो है 20 के अंदर वो सर्विस बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर रिपेयर शॉप जो है इसके अंदर भी आप जाएंगे तो फिर ये भी सर्विसेज बिजनेस ही है कि जिसके अंदर आप कंप्यूटर को रिपेयर करके आपको दे रहा होगा, अपनी सर्विसेज देता है। तो हेयर ड्रेसिंग सैलून हो गया आपका, और ये भी सर्विस बिजनेस है। अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस जो है ये भी सर्विस हो गई, और कंप्यूटर रिपेयर शॉप ये भी सर्विस में आ गया। सुपर मार्केट अलबत्ता सर्विस बिजनेस में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। तो सी चॉइस आपकी करेक्ट हो गई। तो ये 20 तक हमने आज करा। हम मेरा ख्याल है यहीं रुकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो आ रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे अपने, इनकी प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको कराया है इसको वीडियो बंद करके आप खुद से अपने आप करें, समझ कर। अच्छे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो दोबारा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट्स के अंदर लिखें, हम उसको भी कराएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले से शुरू करेंगे इसी हम अपने पार्ट को।
तो इन द मेन टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।